बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज की हम इस इस्लामी स्कॉलर्स की मालूमाती वीडियो में हम निशापुरी अत्तार की स्वान हयात पेश कर रहे हैं, जो एक मुअज़्ज़ज़ सूफी स्कॉलर हैं जो अपने शायराना, शाहकार और रूहानी बसीरत के लिए मशहूर हैं। दास्तान ने सिर्फ इनकी जिंदगी और फलसफियाना खिदमत का अहाता करती है, बल्कि निशापुर ईरान में इनके मज़ार के तारीखी तनाज़र का भी जायजा लेती है। यह मुक़द्दस मकाम तस्सूफ़ पर इसके लाजवाल असरात के सबूत के तौर पर काम करता है और अल्हाम और अक्कासी के ख्वाह ज़ायरीन को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। इस दिलकश रिसर्च में अत्तार निशापुरी की जिंदगी के भरपूर जिंदगी और इसके बायोग्राफी और इसकी यादगार की अहमियत के बारे में हमारे इस वीडियो को पूरा देखें और जानें। तो दोस्तों, अबू हामिद बिन अबू बकर इब्राहिम अपने कलमी नामों फरीदुद्दीन और अत्तार ऑफ निशापुर के नाम से मशहूर है। अत्तार का मतलब है मरसिया लगा और एक ईरानी शायर, तसूफ की नजर दान और निशापुर से तल्लुक़ रखने वाले बायोग्राफर थे, जिनका फारसी शायरी पर बहुत ज्यादा और देर पर असर था। तसूफ इसने इस्लामी तसूफ के फलसफियाने रवायत में गीत की नज़मों और तवील नज़मों का एक मजमूआ लिखा और साथ ही मशहूर मुस्लिम सूफिया की स्वान हयात और अक़वाल के साथ एक नसरी काम भी लिखा। परिंदों की कॉन्फ्रेंस, द बुक ऑफ दीवान और मेमोरियल ऑफ द सेंट्स इनकी मशहूर किताबों में शामिल है। अत्तार की जिंदगी के बारे में मालूमात बहुत कम है और सदियों से इसकी अफसानवी कहानी है। ताहम अत्तार निशापुरी एक फारसी घराने से में पैदा हुए थे और वो फार्मासिस्ट के पेशे पर अमल पैरा थे और जाती तौर पर बहुत बड़ी तादाद में गाहकों से मुलाकात करते थे। इनका तज़किरा इनके हम असरों में से सिर्फ दो, ऊफी और तुसी ने किया है। ताहम तमाम ज़राए इस बात की तस्दीक करते हैं कि वह कुरून वस्ता के खरसान के एक बड़े शहर निशापुर का रहने वाला था, जो अब ईरान के शुमाल मशरक में वाक़ है, और ऊफी के मुताबिक वो सल्जूकी दौर का शहर था। इसके रेबनाट के मुताबिक ऐसा लगता है कि वो अपने अब्बाई शहर के अलावा अपनी जिंदगी में शहर के तौर पर मशहूर नहीं थे और सूफियाने शहर और दास्तान गोई के महर के तौर पर इनकी अजमत 15वीं सदी तक दरियाफ्त नहीं हो सकी थी। इसी वक्त सूफियाने फारसी शायर रूमी ने जिक्र किया है अतर रूह था, सुनाई इसकी आंखों, और इसके बाद हम इनकी रेल में आए और एक शेर में जिक्र किया है। अत्तार गालबन एक शाल कीमियादान का बेटा था जिसने मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन तालीम हासिल की थी। अगरचे इसके काम इसकी जिंदगी के बारे में कुछ और बताते हैं। वो हमें बताते हैं कि इन्होंने फार्मेसी के पेशे पर अमल किया और जाती तौर पर बहुत बड़ी तादाद में सार्फिन से मुलाकात की। वो जिन लोगों के दवाखाना में मदद करता था, वो अत्तार निशापुरी के सामने अपनी परेशानियों का आज़ार करते थे और इनका गहरा असर हुआ। आखिरकार इसने अपनी फारसी अस्टोट छोड़ दिया और बड़े पैमाने पर सफर किया। बगदाद, बसरा, कूफा, मक्का, मदीना, दमिश्क, ख्वाज़न, तुर्कस्तान, हिंदुस्तान सूफी शेखों से मुलाकातें की और सूफी नजरियात खुद को फरोग देते हुए वापस आए। अत्तार निशापुरी सुन्नी मुसलमान थे। बचपन से ही अत्तार अपने वालिद के तरफ से हौसला अफजाई करते थे। सूफिया और इनके अक़वाल और तर्ज जिंदगी में दिलचस्पी रखते थे और इनकी औलिया को अपनी रूहानी रहनुमा मानते थे। 78 साल की उम्र में अत्तार निशापुरी ने अप्रैल 1221 में निशापुर में मुगलों के कत्ल आम में एक पुरतशद्दुद मौत का इंतकाल किया। आज इनका मज़ार निशापुर में वाक़ है। उन्होंने 16वीं सदी में अली शेर नवाई ने तमीर किया था और बाद में 1940 में रजा शाह पहलवी के दौर में हुकूमत में इसकी मुकम्मल तज़य्युन और आशाइश की थी। अत्तार निशापुरी का दीवान तकरीबन मुकम्मल तौर पर गजल गीत की शक्ल में नज़मों पर मुश्तमिल है, जैसा कि इसने अपनी रबाई कोडरीन को मुख्तार नामा के नाम से अलग तस्नीम में जमा किया है। कुछ कसीदा भी हैं, लेकिन वो दीवान के 7वें हिस्से से भी कम है। इनके कसीदे सूफियाना और इखलाकी मौज़ूआत पर, इखलाकी असूलों पर रोशनी डालते हैं। वो कभी कभी सुनाई के बाद भी
ماڈلنگ کرتے تھے۔ غزلیں اکثر اپنے ذیلی الفاظ سے لگتا ہے کہ محض محبت اور شراب کے گیت ہیں جن میں آزادی کی تصویر کشی کا پیش خیمہ ہے، لیکن عام طور پر کلاسیکی اسلامی تصوف کی مالوس علامتی زبان میں روحانی تجربات کو ظاہر کرتی ہے۔ عطار نشا پوری کی غزلیں انہی خیالات کا اظہار کرتے ہیں جو ان کے افسانوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ ان کے گیت شاعری ان کے بیانیہ شاعری سے خاصی مختلف نہیں ہیں، اور اس طرح بیان بازی اور منظر کشی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ عطار کا شمار ایران کے مشہور صوفیانی شاعروں میں ہوتا ہے۔ ان کی تخلیقات رومی اور بہت سے دوسرے صوفیانی شاعروں کو تحریک تھی۔ عطار سنائی کے ساتھ ساتھ رومی پر ان کے صوفی خیالات میں دو سب سے بڑے اثرات تھے۔ رومی نے ان دونوں کا ذکر اپنی شاعری میں کئی بار بڑے احترام کے ساتھ کیا ہے۔ رومی نے عطار نشا پوری کی تعریف کی ہے۔ عطار محبت کے 7 شہروں میں گھومے ہیں، جبکہ ہم پہلی گلی سے ہی بمشکل نکلے ہیں۔ عطار نشا پوری ایک کلمی نام تھا جو انہوں نے اپنے پیشے کے لیے لیا۔ عطار نشا پوری کا مطلب ہے جڑی بوٹیوں کا ماہر، دعا ساز، خوشبو ساز یا کیمیا دان، اور فارس میں ان کی زندگی کے دوران زیادہ تر ادبیات جڑی بوٹیوں پر مبنی تھی، اس لیے پیشے کے اعتبار سے وہ جدید دور کے ٹاؤن ڈاکٹر اور فارماسٹ جیسا تھا۔ مزید یہ کہ عطر سے مراد گلاب کا تیل بھی ہے۔ ارجنٹائن کے مصنف جارج لوئس نے اپنی مختصر کہانی دی اپروچ ٹو المعتصم میں دی ہے کنفرنس آف دی برڈز کا خلاصہ حوالہ استعمال کیا ہے۔ برکلے کیلیفورنیا میں ابنوڈو تھیٹر پروجیکٹ نے ایکلیٹ کیلیفورنیا میں شولا ولب کی طرف سے عطار نشا پوری کی دی کنفرنس آف دی برڈز کی موافقت کا پرمیز کیا ہے۔ ان کی عمر 75-76 سال تھی۔ 1221 میں وہ وفات پا گئے۔ مشرقی ایران کے نشا پور میں واقع ہے۔ یہ عمر خیام کے مزار کے قریب واقع ہے۔ یہ ڈھانچہ اکٹول ہے جس میں ٹیلوں سے کام کیا گیا ہے۔ پیاز کی شکل کا گنبد ہے۔ ان کی 4 داخلی دروازے ہیں۔ شمالی ایک مرکزی دروازہ ہے۔ ڈھانچہ رنگین سبز، پیلے اور نیلے ٹیلوں اور نقش اور نگار سے مزین ہے۔ اندرونی جگہ پلسٹر سے ڈھکی ہوئی ہے اور اس میں 4 نشستیں ہیں۔ مزار تقریباً 190 مربع میٹر کے رقبے پر محیط ایک باغ میں واقع ہے۔ اس باغ کے ایک حصے میں معروف مصور کمال الملک کی قبر بھی واقع ہے۔ یہ مقبرہ ابتدائی طور پر فارس میں تیموری خاندان کے دور میں علی شیر نوائی کے حکم سے تعمیر کیا گیا تھا۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اب ہم اجازت چاہتے ہیں کل تک، اور کل انشاءاللہ تعالی فتاوی عالمگیری کے موجد اورنگ زیب عالمگیر کی سوانح حیات کو بیان کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔